हेलो स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? कलर, शेप, साइज, स्टेट, दीज ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी ऑब्जेक्ट का कलर, उसकी शेप, उसकी साइज, उसकी स्टेट, ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेटल्स। दीज आर मेटेलिक, पोजेज मेटेलिक लस्टर। ये साइनी सरफेस होती है मेटल, साइनी सरफेस होते हैं। जब इनको सैंड पेपर या किसी चीज से रब किया जाता है तो ये साइनी सरफेस, ये चमकदार होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली डल। ये साइनी सरफेस नहीं होती, ये डल होते हैं, बुझे बुझे हल्के कलर के होते हैं। कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ये इजीली इलेक्ट्रिक करंट और हीट को अपने में से पास होने देते हैं। जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। थर्ड पॉइंट, मेलिएबल। इन्हें हम सीट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेलिएबल का मीन्स होता है इनको हम बीटन करके, इनको पीट के हम सीट्स में, पतले पतले सीट में, पेपर लाइक सीट में, पतली पतली चद्दरों में परिवर्तित कर सकते हैं। ब्रिटल, नॉन मेटल इजीली ब्रेक हो जाते हैं। जब इनको हम पीटते हैं या इन पर फोर्स लगाते हैं तो ये जल्दी से टूट जाते हैं। डक्टाइल, इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स। डक्टाइल का मीन होता है कि हम किसी मेटल से आसानी से उनको खींचकर वायर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वायर उनके बना सकते हैं। जबकि नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, मेलिएबल भी नहीं होते। सोनरस, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब कोई भी मेटल्स एक दूसरे से स्ट्राइक होते हैं, टकराते हैं, तो उनसे साउंड जनरेट होती है। जबकि नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं, इनसे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। मेटल्स आर जनरली हार्ड। नॉर्मली मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि हमारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, इजीली ब्रेकेबल होते हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड फॉर्म में ज़्यादातर मिलते हैं, जबकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, सबसे ज़्यादा गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स। ये हमारे जनरल फिजिकल बेसिस पर मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। मेटल्स के एग्जाम्पल है आयरन, Fe, कॉपर, Cu, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक। ये सारे हीट, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और ऊपर दिखाई गई सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जबकि कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जो जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म में, मोस्टली गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अब हम इनको ब्रीफली पढ़ते हैं। मेटेलिक लस्टर, द शाइनी सरफेस शोन बाय मेटल्स। मेटल्स जो शाइनी सरफेस, मेटल की जो चमकदार सतह होती है उसे हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। फ्रेशली कट मेटल रिफ्लेक्ट लाइट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हम किसी मेटल को काटते हैं या उसको रब करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन के कारण लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। चमकीली सतह लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब शाइनी सरफेस में होते हैं, शाइनी सरफेस होती है। मेटल बिकम डल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। रबिंग रिमूव ऑक्साइड लेयर एंड रिस्टोर शाइन। जब मेटल पर ऑक्सीडेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है, तब उनकी शाइन डल पड़ जाती है। और वापस से सैंड पेपर से रगड़ने पर ऑक्साइड लेयर हटने के बाद वापस से वो शाइनी सरफेस को शो करते हैं। मेलिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बीटन इनटू थिन शीट। जब हम मेटल्स को बीट करके हम उनको सीड्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल के अंदर ही फाउंड होती है, नॉन मेटल के अंदर नहीं होती। गोल्ड मोस्ट मेलिएबल होता है। सिल्वर, एल्यूमिनियम, जैसे हमारे एल्यूमिनियम फॉइल होती है जो हम फूड को पैक करने के यूज में लेते हैं, सिल्वर फॉइल, गोल्ड ज्वेलरी, इन सब में जो मेटल की मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी यूज में आती है। मेलिएबिलिटी इक्वल टू मेटल, और मेटल को सीट में चेंज करना मेलिएबिलिटी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम मेटल को वायर्स में, तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 km लॉन्ग वायर। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार, पतला तार बना सकते हैं। हम डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स में, केबल वायर में, ज्वेलरी बनाने में यूज की जाती है। डक्टिलिटी मीन्स ड्रॉ इनटू वायर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी हार्डनेस। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, हमें पता है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन,
एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल हार्ड होते हैं, मैं इजीली इन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इजीली ये ब्रेक नहीं होते। आयरन, कॉपर, जिंक ये हमारे क्या है, हार्डनेस होती है, मेटल की प्रॉपर्टी है। इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, सोडियम, पोटेशियम और इसी के साथ लिथियम। लिथियम ये ऐसे मेटल है जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम इजीली नाइफ के थ्रू काट सकते हैं, नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये हमारे एक्सेप्शन केस है, हमें ये तीनों नाम याद होने चाहिए। कंडक्टिव ऑफ हीट, मेटल आर गुड कंडक्टर, मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर सबसे बेस्ट है, जिससे हम मेटल का यूज यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर बनाने में यूज में लेते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट metals, lead and mercury, Pb and Hg are poor conductor of heat। ये एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है, एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी नो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो होने देते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक सर्किट, ट्रांसमिशन केबल में हम मेटल्स का यूज में करते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर कॉमनली यूज होती है, और सबसे अच्छा जो हमारा कंडक्टर होता है वो होता है हमारा Ag, सिल्वर। हमारा सिल्वर मेटल सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, काहे का, इलेक्ट्रिसिटी का। सोनोरिटी, मेटल जनरली रिंगिंग साउंड, जब मेटल से स्ट्राइक होती है, एक दूसरे से टकराती है, तो वह रिंगिंग साउंड जनरेट करती है। इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं, जिसका यूज हम स्कूल बेल, टेम्पल बेल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। सोनोरस मीन साउंड जो जनरली मेटल्स में जनरेट होती है। स्कूल बेल, टेम्पल बेल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम मेटल्स का यूज करते हैं क्योंकि उनके अंदर सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से ये 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, ये सारी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स की लस्टर, ये डल होते हैं, शाइनी सरफेस नहीं होती है इनमें, मेलिएबिलिटी में भी नहीं होती है, डक्टिलिटी नॉन मेटल्स में नहीं होती है। ये हमारी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। सोनोरिटी नॉन मेटल्स में नहीं होती है, और हार्डनेस इनकी ब्रिटल होती है, थोड़े से फोर्स लगाने पर ही ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आंसर पूछा जाता है। मरकरी, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी ऐसा मेटल है जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, जनरली हमें लिक्विड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में फाउंड होते हैं, बट मरकरी ओनली ऐसा मेटल है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सेकंड, गैलेनियम एंड सीजियम मेल्ट ऑन द पाम ड्यू टू द लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम सीजियम ऐसे मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जैसे हम उनको हथेली में रखते हैं वो पिघल जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन ऐसे हुआ कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बट इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जो इजीली मेल्ट हो जाते हैं। पोटेशियम, सोडियम और इसी के साथ आएगा लिथियम, ये तीनों ऐसे मेटल है वेरी सॉफ्ट होते हैं जिनको हम आसानी इजीली नाइफ के थ्रू काट सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन ओनली ऐसी मेटल है, नॉन मेटल है, आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास साइन करता है, जो क्या करता है, साइन करता है। जबकि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, बट आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी साइन करता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमारे कार्बन का एलोट्रोप होता है, और हमें पता है कि जो कार्बन है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा गुड कंडक्टर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये भी हमारे कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, फिर भी नॉन मेटल होते हुए भी यह हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इस तरह से यह एक एक्सेप्शन केस है। और इम्पोर्टेंट है ब्रोमाइन, ब्रोमाइन नॉन लिक्विड होते हुए भी जनरली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो एक लिक्विड स्टेट में मेटल होता है मरकरी, और नॉन मेटल होता है हमारा ब्रोमीन। हमें ध्यान रखना है ये मेटल और नॉन मेटल में फास्टली जल्दी आंसर देने के चक्कर में नॉन मेटल पढ़ना भूल जाते हैं, और मेटल में मरकरी याद होने के कारण मरकरी को सही कर देते हैं, जबकि नॉन मेटल होता है हमारे ब्रोमीन, और मेटल में होता है मरकरी, जो दोनों लिक्विड स्टेट में फाउंड होते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, हमें इन्हें याद करना जरूरी है। मेटल जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। दीज एक्सेप्शन आर फ्रिक्वेंटली टेस्टेड इन बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज थी, ये याद होना जरूरी है, और साथ में एक्सेप्शन के। आगे बढ़ते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं।
हम जानते हैं कि मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान और पॉजिटिव आयन को फॉर्म करते हैं जिसे हम कैटायन कहते हैं, और उनकी रिएक्टिविटी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और प्लस पॉजिटिव आयन बनाते हैं जिन्हें हम कैटायन करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो नेगेटिव आयन एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और हम पिछले चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ के आए हैं कि मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बेसिक नेचर की होती है। मेटल ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। रिएक्शन के थ्रू समझते हैं हम, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो ये दोनों रिएक्टेंट है और बनने वाला MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट होता है जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी प्रॉपर्टी बेसिक नेचर की होती है। बर्न विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, यह एक सफेद ज्वाला के साथ जलता है और सफेद रंग का ही पाउडर सफेद रंग की राख का निर्माण करता है। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। जब कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो यह कॉपर के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिससे कॉपर की ब्लैक कलर की काले कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, जो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेती है। इस प्रोसेस को हम एनेडाइजिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनेडाइजिंग। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उस पर एक ऑक्साइड की थिन लेयर बन जाती है और वह ऑक्साइड लेयर मेटल्स को प्रोटेक्ट करती है उनके कोरोजन से, उसे हम एनेडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर H2O का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हमें पता है कि जो नॉर्मली मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, तो वो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करके ही सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करना चाहिए। बट कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं भी एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इनके दो एग्जांपल हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये हमें याद होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर H2O का फॉर्मेशन कर रहा है, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर ये एसिड, यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर NaOH है जो हमारे यहाँ पर बेस है और इसके साथ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ऊपर वाली इक्वेशन में बेस की तरह, जबकि नीचे वाली इक्वेशन में एसिड की तरह ये बिहेव कर रहा है और वापस से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। आगे हम दूसरी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन देखते हैं, मेटल विथ वाटर। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। काहे का फॉर्मेशन करते हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अलग अलग मेटल वाटर्स हैं, अलग अलग तरह से रिएक्शन करते हैं। वो टेबल में हम देखते हैं कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है। हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। जब यह वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वॉयलेंट रिएक्शन करता है, एकदम तेजी से रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है। यह नॉर्मली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसी तरह सोडियम होता है, वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वॉयलेंट रिएक्शन के साथ बनने वाली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है। फायर यहाँ पर जनरेट होती है। कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है, पर यहाँ पर जो बनने वाली हाइड्रोजन गैस होती है वो फायर को कैच नहीं करती। यहाँ पर किसी भी तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। मैग्नीशियम होती है, यह गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है, हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये जो हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। तो ये हमारी टेबल है, जल्दी से सीखने के लिए टेबल याद होनी जरूरी है। आगे हम रिएक्शन देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों, सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस NaOH का बेस बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वह थोड़ी सी हीट को पकड़ते हैं, यहाँ पर फायर जनरेट हो जाती है।
इसी तरह पोटेशियम भी H2O से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो हीट के साथ जनरेट करके फायर केज कर लेती है। इसलिए हम पोटेशियम और सोडियम को दोनों को केरोसिन के बर्नर में रखते हैं। केरोसिन इनको ऑक्सीजन से या वाटर से रिएक्ट करने से रोकता है। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस इस क्वांटिटी में फॉर्मेशन नहीं होता हाइड्रोजन गैस का कि वह आग को पकड़ ले या फायर केज कर ले। मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, वाटर के साथ गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जब आयरन की रिएक्शन गैसियस फॉर्म में स्टीम के साथ, आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ, भाप के साथ, स्टीम के साथ होती है तो Fe3O4 का फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज होती है, पर यहाँ पर आग नहीं पकड़ती है। सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज इज रिएक्ट विगरसली विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड में कैच फायर। हम सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके फायर को कैच कर लेता है, आग को पकड़ लेता है, इसलिए उसको बचाने के लिए हम इसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम वाली, हमें याद रखनी है। की पॉइंट है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटाइंस। मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं जिन्हें हम केटाइन कहते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, बट जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वेरीज, के एन एन ए आर वेरी रिएक्टिव। पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव होता है और सोडियम सेकंड नंबर पे होता है। स्टोर रिएक्टिव मेटल लाइक Na इन केरोसिन। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उन्हें हम केरोसिन में डुबोकर रखते हैं ताकि वो मॉइस्चर और एयर से प्रिवेंट रहे और आग को पकड़े नहीं। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं मेटल्स की विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा हम ये एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। मैग्नीज, मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करके MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो एक सोल्ट है, सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से निकलती है। जिंक भी HCl से रिएक्ट करके ZnCl2 सोल्ट का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। आयरन भी डाइल्यूट H2SO4 हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करके FeSO4 सोल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। कॉपर होता है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता और किसी भी तरह के हाइड्रोजन गैस के बबल का फॉर्मेशन नहीं होता। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस के डिटेक्ट करने के लिए हम पॉप टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? पॉप टेस्ट करते हैं, जिसमें पॉप पॉप की आवाज के साथ जो हाइड्रोजन गैस के बबल होते हैं वो फूटते हैं। स्पेशल केस नाइट्रिक एसिड एक हमारे लिए स्पेशल पॉइंट है। नाइट्रिक एसिड HNO3। मोस्ट मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करती। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती जो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है वो हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो बनने वाली ऑक्सीजन गैस को सीधे ही वाटर में H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है। H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को वाटर में चेंज कर देता है। इसलिए बहुत से मेटल HNO3 से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करती, वह सीधे ऑक्सीडाइज होकर H2O में चेंज हो जाता है। और इसी का एक्सेप्शन है मैग्नीशियम और मैग्नीज। दो मेटल है हमारे, मैग्नीशियम और मैग्नीज। वेरी डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। एक यहाँ पर आता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया या जिसे हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर। यहाँ पर 3 पार्ट हम कंसंट्रेटेड HCl के लेते हैं और 1 पार्ट हम कंसंट्रेटेड HNO3 का लेते हैं। ये दोनों फिक्स रेशो में 3:1 में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। और ये एक्वारेजिया हमारे गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व करने में, गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व करने में यूज में लेते हैं। नॉर्मली जो सुनार होते हैं वो सोने चांदी को, प्लेटिनम को पिघलाने या उनको मिलाने के लिए इसी एक्वारेजिया रॉयल वाटर को यूज में लेते हैं, जिसके अंदर 3 क्वांटिटी कंसंट्रेटेड HCl की होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है, और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड का होता है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क में पूछा जाता है। एक्वारेजिया या रॉयल वाटर 3:1, 3 पार्ट
कंसनट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 का, और इसका यूज होता है कि गोल्ड प्लेटिनियम मेटल को ये पिघला देता है, इनको डिसोल्व कर देता है। एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, और अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। हमने लास्ट चैप्टर एसिड और बेस में पढ़ा था। मेटल्स की न्यू रिएक्शन देखते हैं हम सोल्ट सॉल्यूशन के साथ। कौन से सोल्ट? मेटेलिक सोल्ट के साथ, मेटल सोल्ट के साथ, मेटल की रिएक्शन मेटल सोल्ट के साथ। जब कोई भी मेटल सोल्ट के साथ रिएक्ट करता है, दूसरे मेटल सोल्ट के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पर हमें नया मेटल सोल्ट मिलता है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, एक तरह से ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस किसी लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन में से, तो वहां पर एक नया सोल्ट जनरेट होता है, और इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जब फेरस आयरन की रिएक्शन CuSO4 कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, तो यहाँ पर हमारा फेरस हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है कंपेयर टू कॉपर, तो यहाँ से वो कॉपर को रिमूव कर देता है और एक नया सोल्ट FeSO4 फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है। जब उसके अंदर हम आयरन नील को, लोहे की कील को डालते हैं, तो यह ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीनिश कलर का हो जाता है, और कील के ऊपर ब्राउन कलर डिपॉजिट होता है। वो ब्राउन कलर कॉपर के कारण आता है। जो कॉपर मेटल होती है वो कील के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। इस कारण से सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है, जबकि आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिंक प्लस FeSO4। यहाँ पर जिंक FeSO4 से रिएक्ट करता है। हमने टेबल नीचे रिएक्टिविटी सीरीज वाली टेबल में देखेंगे कि जिंक फेरस के कंपेयर में, आयरन के कंपेयर में हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक यहाँ से Fe को रिमूव कर देता है, Fe को यहाँ से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और जिंक सल्फेट का नया सॉल्यूशन, नया सोल्ट का फॉर्मेशन करता है, और फेरस यहाँ से अलग हो जाता है, आयरन इसमें से अलग हो जाता है, और ग्रीन सॉल्यूशन रिमेन ग्रीन, और आयरन डिपॉजिट हो जाता है। यह हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग। हम सबसे हाईली मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है हमारा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर की जो सारी मेटल्स होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, और हाइड्रोजन से नीचे वाली जितने भी मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल होती है, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यह सबसे लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है हमारी गोल्ड एंड सिल्वर। हाईली रिएक्टिव में फर्स्ट नंबर पे पोटेशियम, सेकंड नंबर पे सोडियम। यह टेबल हमारे को इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। हमारे फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर दोनों चैप्टर में याद आती है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसी टेबल से पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जरूरी है, हमने पढ़ा है। अ रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, व्हाई डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और ये एक दूसरे से किस लिए, क्यों रिएक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपने स्टेबल पोजीशन में रहने की आदत होती है, कि हर एक मेटल या नॉन मेटल अपने स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। एटम रिएक्ट टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट और डुप्लेट। हर एक, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं उसमें हम जानते हैं कि जो फर्स्ट सेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, उसके बाद का जो सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। 8 वाले को हम ऑक्टेट बोलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन वाले को डुप्लेट बोलते हैं। जब किसी एटम का आउटर मोस्ट सेल, जिसे हम आउटर सेल या वैलेंस सेल बोलते हैं, हर एटम उसको कंप्लीटली फिल करना चाहता है अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए या स्टेबल स्टेट को गेन करने के लिए। उस स्थिति में जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कैटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, जिन्हें हम एनायन कहते हैं। जिन कैटायन एनायन, पॉजिटिव आयन कैटायन, नेगेटिव आयन एनायन। पॉजिटिव रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय मेटल और इलेक्ट्रॉन गेन बाय नॉन मेटल्स। These oppositely charged ions attract each other
बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मिंग एन आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ये हमारे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के चार्ज अपोजिट चार्ज को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। मेटल अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे सोडियम अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन जैसे नॉन मेटल को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। दोनों आपस में कंपाउंड कंबाइंड होकर नया कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें हम NaCl कहते हैं, और बनने वाला नया कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के थ्रू आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड जनरली नोन एज टेबल सॉल्ट। हम जानते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 11 होता है। ऐसे ही क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। हमें पता है सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेन पूरा कर सकता है। 2 और 8 से उसका ऑक्टेन पूरा हो जाएगा। और ऐसे ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वह सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 7 से 8 होकर अपना ऑक्टेन पूरा कर लेगा। इस तरह से सोडियम को भी स्टेबल स्टेट गेन हो जाती है और क्लोरीन को भी स्टेबल स्टेट गेन हो जाती है, और दोनों मिलकर एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम हमारा एटम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो पॉजिटिव आयन Na+ केटाइन बनाता है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन बनाता है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन मिलकर NaCl का फॉर्मेशन करते हैं तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लॉस करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इन दोनों के मिलने से जो नया कंपाउंड बनता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड के थ्रू आयनिक कंपाउंड बनता है। मेटल गिव, नॉन मेटल टेक्स। मेटल गिव करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जबकि नॉन मेटल उस मेटल को गेन करते हैं। इसी तरह से यहाँ से एक आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसी तरह से ऑक्टेन पूरा होने पर क्लोरीन भी स्टेबल और NaCl भी स्टेबल, और दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, और इस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे। मैग्नीशियम का नंबर होता है कितना होता है 12। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे 2 8 2। जबकि क्लोरीन का हमें पता है, क्लोरीन का नंबर होता है 17। यहाँ पर वापस से 2 8 7। यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर एक यहाँ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक दूसरे क्लोरीन के पास जाता है। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले क्लोरीन के पास, एक एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाता है, तो Mg यहाँ पर +2 फॉर्मेट करता है और क्लोरीन जाके -2, MgCl2 माइनस बनता है और Mg+2 बनता है और Cl2 माइनस में बनता है। इस तरह से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 2 एटम्स को देकर MgCl2 नया आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इस तरह से मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। डेफिनेशन, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। जब एक मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उनके थ्रू बनने वाले नए कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल है NaCl, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, KBr, Na2O, CO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे हमारे आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर, हार्ड होते हैं। फिजिकल नेचर में आयनिक कंपाउंड, बनने वाले आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, बट ब्रिटल होते हैं। हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के जुड़ने के कारण ये कंबाइंड फॉर्म में बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए ये हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, बट थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ये इजीली टूट जाते हैं। NaCl, CaO।
हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है इनके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, अतः इनके हाईली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। एग्जाम्पल देख रखे हैं, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर, ये जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं बट इनसोल्यूबल होते हैं। पेट्रोल, केरोसिन, ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर ये इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होते हैं, जिसका इजी एग्जांपल है NaCl। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टल फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन में। जब हमारे NaCl, CaCl2, MgCl2 ये सब मोल्टन फॉर्म में होते हैं या एक्वस जलीय सॉल्यूशन में होते हैं, पानी में घुले होते हैं, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो आयन होते हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते, एक दूसरे से टाइटली बाइंड होते हैं, तो बिना आयंस के मूव के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। जबकि मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में आयंस इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर नहीं करते, मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं। आयनिक मतलब वाटर फ्रेंडली, आयनिक कंपाउंड वाटर फ्रेंडली होते हैं, वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, मरकरी ओनली मेटल दैट फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, मरकरी हमारे को सिर्फ लिक्विड फॉर्म में मिलता है। गैलियम, सीजियम ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम हथेली पर लेने पर, पाम पर, सिर्फ हथेली पर लेने पर ही लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण पिघल जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसे मेटल है जो सॉफ्ट होते हैं और इजीली हम नाइफ के थ्रू उनको कट कर सकते हैं। आयोडीन अकेला नॉन मेटल है जो जिसके पास शाइनी सरफेस होती है, जो लस्टीरियस होता है, जो लस्टर पाई जाती है, जिसके अंदर शाइन करता है। ग्रेफाइट होता है नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जबकि ये नॉन मेटल है और हम जानते हैं नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, फिर भी ये हार्डेस्ट है। ब्रोमीन नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस सब्सटेंस में, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। दीज एक्सेप्शन आर बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट हम मेटलर्जी वाला नेक्स्ट पार्ट अब हम लाएंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको समझ में आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।